मेरा नाम फाइक है। आज मेरी शादी की पहली रात है, जिसे सुहाग रात कहते हैं। मेरी बीवी नौशीन मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी शरीक हयात बन जाएगी। मैं कमरे में आया, वो बेड पे बैठी हुई थी, घूंघट निकाला हुआ था। मैं पास गया और बैठकर अपनी बीवी से बात करने लगा और मेरे पहले अल्फाज थे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत। इसकी खूबसूरती मुझे इतना पागल कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने ये बात ही 50 बार कह दी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, और फिर मैं खुद भी बहुत घबराया हुआ था। मैंने इसका घूंघट उठाया और इसे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। मैंने इसे एक चेन और रिंग गिफ्ट की। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसे चेन भी खुद पहनूं, पर मैं जब इसे अंगूठी पहनाई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे तैसे मैंने अंगूठी पहनाई और जब चेन पहनाने लगा तो इसने मुझे कहा, अब घबराई नहीं, मैं पहन लूंगी। मुझे कुछ सुकून हुआ कि इसने कहा कि मैं पहन लूंगी। मैंने कहा, अब कपड़े तब्दील कर लें क्योंकि आप अब इसमें थक गई होंगी, और सॉरी मैं बहुत देर से अंदर आया। वो उठी और चेंज करके आई। हम दोनों ने नवाफिल अदा किए। मैं उठकर बेड पर आ गया, वो भी बेड पे लेट गई। मैंने फिर कुछ बातें की। मैं बात कर ही रहा था कि वो सो गई। जब मैंने देखा तो वो सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने दिल में सोचा कि यार आज सोना तो नहीं चाहिए था, पर थक गई होगी। और आज बारात थी, रात मेहंदी, आराम का वक्त कम मिला। चुल्लू कोई बात नहीं, मैं भी सो गया। अगले दिन सुबह भी दरवाजे पे दस्तक पे खिली के आ जाए, नाश्ता तैयार है। मेरी तो इतनी जल्दी आंख नहीं खुलती। मेरी बेगम साहिबा तैयार होकर आ गई, मुझे उठाने लगी। मुझे अभी भी नींद आ रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर तैयार हुआ नाश्ते के लिए। हम दोनों बाहर सबके साथ बैठ गए। आज शाम को वलीमा था और इस वलीमे की मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि मैंने अपनी बेगम के लिए वलीमे का जो ड्रेस पसंद किया था वो ब्लैक साड़ी थी, पर वो साड़ी भी इतनी कमाल थी कि इसके आगे दूसरे रंग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सबको एतराज था देखने से पहले, पर जब मेरी बेगम साहिबा तैयार होकर आई इस साड़ी में तो नजर नहीं ठहरती थी। वलीमा बहुत अच्छा हुआ। मैंने अपनी बेगम से कहा कि मैंने कहा था ना, ये कलर अब पे बहुत प्यारा लगेगा। मेरा कोई इरादा नहीं था कि ब्लैक लेना, पर जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो वहाँ ये मैंने देख लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया। सबको एतराज था, पर आपने पहनकर सबके एतराजात को अपनी खूबसूरती से तारीफ में बदल दिया है। हम घर आए, अपने कमरे में बैठकर बातें की। मैंने आज भी देखा वो जल्दी सो गई, पर मैंने कल की तरह आज भी कुछ नहीं कहा और सोने दिया। अगले दिन मैं उन्हें ससुराल छोड़ने गया और खाना खाया। वहाँ कुछ देर ससुराल वालों से बातें की। मेरी बेगम मेरे पास आई और कहने लगी, मैं आपको कॉल करके बताऊंगी, आप फिर आइएगा लेने। मैंने कहा, जी कोई मसला नहीं, आप इस बात की फिक्र नहीं करें, बस अपना ख्याल रखें। कुछ देर बाद चाय तैयार हो गई। चाय पीकर मैं घर आ गया और घर में अम्मा अबू बहनें सब शादी की बातें और सब गप्पे लगा रहे थे। मैं भी उनके पास बैठ गया। अम्मा अबू ने ससुराल वालों का पूछा, सब ठीक है? मैंने सबकी खैरियत बताई और उनको सलाम भी। अपने अम्मा अबू को कहा। मेरी बहनें पूछने लगी कि भाभी ने कब आना वापसी। मैंने कहा कि वो कॉल करेंगी। मेरी बहन कहने लगी कि अब 2-3 दिन बाद ले आना। मैंने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा, पर अब की भाभी ने कहा है कि वो बताएंगी कब लेने आए। मेरी बहनें कहने लगी कि बस अब उनको जल्दी ले आना, क्योंकि दिल नहीं लग रहा, उनसे बातें भी करनी है, उनके साथ बैठकर शादी की तस्वीरें वीडियोस देखनी है। अम्मा कहने लगी, कोई जरूरत नहीं उनकी बातों में आके इसे ये कहने की कि जल्दी आओ। अब वो हमारे घर आ गई है, अपने अम्मा अब्बा के घर, तो वो मेहमान बन कर गई है। इसे रह लेने दो वहाँ, जब कहे ले आना। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, आमीन। ये कहकर अम्मा अब्बू उठकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गया और लेटकर अपनी बीवी को याद करने लगा और अपनी घबराहट, जो कि शायद मैं डर रहा था, इससे मैंने मोबाइल निकाला और मैसेज किया। मैं घर पहुंच गया हूं, और जवाब आया कि ओके, और फिर मैंने मैसेज किया मिस यू तो, और मोबाइल हाथ में पकड़े इंतजार करने लगा और इसी इंतजार में सो गया। मोबाइल हाथ में ही था। सुबह जब नींद खिली तो मोबाइल मेरे नीचे ही था। मैंने चेक किया, पर इस मैसेज का जवाब नहीं आया। कुछ दिन बाद कॉल आई, अब आज शाम को खाना हमारे साथ खाएंगे और फिर मुझे साथ ले जाए।
मैं तो बस शाम होने का इंतजार करने लगा। पता इंतजार में जितना टाइम स्लो गुजरता है लगता है वक्त रुक गया है। बहरहाल शाम को मैं पहुंच गया ससुराल, खाना खाया और फिर मेरी कोशिश थी कि चाय आइसक्रीम बेगम के साथ बाहर खाई जाए, मगर रास्ते में मेरी बेगम ने मुझे उन दोनों से मना कर दिया। हम घर आ गए। अब मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी बेगम के पास जाऊं। मैं जो पहले कुछ घबरा जाता, बेगम की जानिब से पहले ये बात कर दी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, अभी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लगा कि वो चाहती है कि हम पहले कुछ वक्त साथ गुजार लें, इसके बाद ही एक दूसरे के पास आए। कुछ दिनों बाद मेरी छुट्टी खत्म हो गई। मैं अपनी बीवी को लेकर लाहौर आ गया। मैं इसकी हर बात मानता और बहुत प्यार करता। मुझे इस बात की कभी कमी महसूस नहीं हुई कि वो मुझे अपने पास आने से रोक रही है। फिर एक दिन मैं ऑफिस में था, मुझे कॉल मौसूल हुई पुलिस स्टेशन से कि आपकी बीवी पुलिस हिरासत में है, अब पुलिस स्टेशन आ जाए। ये सुनकर तो मेरी जान हल्क में आ गई कि क्या हुआ है, क्यों मेरी बीवी को पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं। मैंने ये सवाल कॉल पे भी किए, पर पुलिस की जानिब से कहा अब थाने आ जाएं, हम आपको बता देते हैं। मैं तो हुआ कि घोड़े पर सवार होकर थाने पहुंचा। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और अंदर आते ही जो कॉल मौसूल हुई इसके मुतालिक बताते ही अपनी बीवी के बारे में पूछा, कहाँ है और इसे क्या हुआ। मैं पूरे रास्ते पता नहीं क्या सोचता हुआ आ रहा था, पर दिल से बस यही दुआ थी कि अल्लाह अपने अमान में रखे, इसे कुछ ना हो। उन्हीं सोचों के साथ थाने पहुंच गया। मुझे बैठने को कहा और मैं इस सोच में इतना गुम था। मुझे अपने सोसाइटी के लोग इस पास नजर नहीं आए जो मेरे घर के पास रहते थे। फिर SHO ने बात शुरू की और कहा, आपकी बीवी अपने ही घर एक गैर बंदे जो कि इसका महबूब है उसके साथ पकड़ी गई है। ये बात सुननी थी कि मेरा दिमाग घूम गया और मैंने SHO को कहा, जुबान संभाल के बकवास करना, मुझे अपनी बीवी पे पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घटिया इंसान, तुमने मेरी बेगम के बारे में ये बकवास करने का सोचा भी क्यों? तुम लोगों की औकात सिर्फ इतनी है कि तुम लोग अपनी खर्चे पानी के लिए किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगाकर यहाँ ले आते। तुम्हारे घर माँ बहन नहीं कोई उनके बारे में ये कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? थानेदार ने कहा, जनाब आपके मोहल्ले वाले इस वाकये के गवाह हैं, एक से ज्यादा लोगों ने देखा है इस वाकये को, और आपके अहल इलाका में से ही एक कॉल पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इस घर में एक गैर मर्द जाता है जो कि मशकूक है। मैंने और फिर लोगों की जानिब से भी इस बात की वजाहत और गवाही दी गई और मुझे तोड़ दिया। इस वक्त जब मैंने सारी तफसील देखी सुनी, मुझे कॉल मैसेजेस सब देखा दिए गए। मेरी बीवी की लीड्स पुलिस के पास तफ्तीश कर रही थी। वो कमरा कुछ फासले पे था, मैं सब कुछ अपने सामने देख चुका था। मुझे इस बात की तकलीफ थी कि मैं उसके पास इसलिए नहीं गया कि पहले हम एक दूसरे के दिल के करीब हो जाएं। वो डरती थी और मैं इसको प्यार से खुद पे यकीन दिला रहा था और वो कुछ मुझ पे यकीन करने लगी थी। पर जो कॉल पे सुना और जो कुछ मैंने देखा, वो सब के बाद मेरे दिल ने कहा कि वो खुद को मुझसे बचा रही थी, कि मैं इसके पास न जाऊं, दूर रहूं। इससे मुझे अपनी बीवी से शदीद तरीन मोहब्बत थी। मेरी बीवी को अहल मोहल्ला नोट कर रहे थे। मेरे ऑफिस जाने के बाद कुछ लोग मेरे घर की छत पे छप गए, जिनमें शायद पुलिस एहलकार कपड़ों में थे, और जब वो लड़का घर में दाखिल हुआ तो दरवाजे लॉक करके वो लोग अंदर आ गए। पर उन लोगों ने कमरे को बंद किया था, लॉक नहीं किया था, शायद इस वजह से कि बाहर का दरवाजा लॉक है और दूसरी तरफ का दरवाजा वैसे बंद था। कुछ देर बाद पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए और कैमरे ऑन करते ही दरवाजा खोल दिया। लाइट कम थी तो उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी और कुछ ने पिक्स ली और वीडियो बना ली। पर पुलिस ने बाहर का दरवाजा जब खोला तो इस वक्त कपड़े पहन लिए थे मेरी बीवी और इस लड़के ने। लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। इसी दौरान उन्होंने मुझे कॉल करके थाने बुला लिया। मैं तो हर तरीके से अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करूं कि ये लड़का जबरदस्ती कर रहा होगा, आचूर है। घर में लड़की को अकेला देखकर इसने इस पे हमला किया, पर लोग आ गए। इस पर उन्होंने मुझे लड़के के मोबाइल व्हाट्सएप की मैसेजेस चेक दिखाई जो कि बेहयाई से भरपूर थी। ये सब मेरे लिए देखना पड़ना सुनना मुश्किल हो रहा था। मैंने अब लोग जाने लगे। मैंने SHO को कहा कि जो होना था हो गया, मैं आपको खुश कर दूंगा, बस केस को खत्म करें।
उन्होंने कहा ठीक है, केस दर्ज नहीं करते पर आपको 5 लाख देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। मैं 5 लाख बैंक से लाकर थाने में दिए और बात खत्म कर दी, जैसे कुछ हुआ नहीं। मैं बाहर निकला तो मेरी बीवी बाहर खड़ी थी, जो मेरे पैरों में गिर पड़ी, मेरे पांव पकड़कर मुआफी मांगने लगी। मैंने इसे ऊपर उठाया और इसे कहा कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो, फिलहाल यहाँ से चलो, हम बंदोबस्त करते हैं, रो नहीं। मैं अपनी बीवी को लेकर वहाँ से एक होटल में आ गया, पर वो इतना घबराई हुई थी कि वो कमरे में आते ही बेहोश हो गई। मैंने इसे बेड पर लुटाया और उस पे पानी की छींटें डाली। वो बहुत खौफजदा थी और वो बार बार बेहोश हो रही थी। मैं इसे लेकर अस्पताल चला गया और उसका चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा अब परेशान ना हो, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। मैं इसके पास बैठकर वही सब सोच रहा था, मैं अब क्या करूं, ये तो अब होश में आएगी, जितना ये डरी हुई है ये कैसे मेरा सामना करेगी। मुझे अब वो बातें याद आने लगी कि ये शादी के बाद मुझसे क्यों घबरा रही थी, मेरे पास आने से क्यों खौफजदा हो रही थी। ये किसी और को चाहती थी और शादी मुझसे हो गई और इसे मेरा पास आना गवारा नहीं था। मेरा हक किसी और ने इस्तेमाल किया और मुझे पास तक न आने दिया। मैं तो इसके पास इसलिए नहीं आ रहा था कि पहले इसके दिल में अपने लिए जगह बना लूं, ताकि ये खुद भी मुझसे प्यार करने लगे, इसके दिल का खौफ खत्म हो जाए। पर उसको खौफ नहीं था, बस इसने मुझे दिल से तस्लीम तक नहीं किया और मैंने इससे शादी की और मुझे इससे मोहब्बत होने लगी। मैंने जबरदस्ती इसलिए नहीं कि मैं तो इसकी खूबसूरती पे मर मिटा था। खुद को इससे दूर रखना इतने पास है कर भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। मेरी इस कुर्बानी का ये अजर मिला, ये तो बहुत गंदी सजा मिली है। यार मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता, पता नहीं तुम्हारी इस हरकत पर टूट चुका। मैं तो तुम्हें खुद से अलग करने का सोच भी नहीं सकता, तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। काश कि ये सब मुझे पता ना चलता, तुम खुद मुझे इसके बारे में बता देती। शायद मेरी नजर में अपने आप को इतना ना गिराती, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल क्यों नहीं आया। मैंने तो निकाह किया था, तुम मेरी इज्जत थी और मेरी इज्जत को तुमने दागदार किया। तुम्हें मालूम नहीं, मैं तुम्हें होटल इसलिए लेकर गया कि मैं इस मोहल्ले में नहीं जाना चाहता। वहाँ से कुछ दिन बाद सामान लेकर कहीं और चले जाएंगे, मैं लोगों की ये बकवास नहीं सुन सकता और ना ही खुद ऑफिस आकर तुम्हें वहाँ लोगों के लिए पब्लिसिटी करने के लिए छोड़ सकता। मतलब कि तुम घर पे हो और लोग बाहर एक दूसरे से ये कहें कि ये औरत बदकिरदार है, बेशर्म है, और उसकी बीवी अपने आशिक के साथ रंग रलियां मनाते होते हुए पकड़ी गई जब वो घर पे नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें वहाँ लोगों की ये बातें सुनने के लिए छोड़ कर जाऊं। तुम होश में आकर क्या कहोगी क्या करोगी नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को होश आ गया। वो उन बातों को सोचते किस वक्त आंख लगी पता नहीं चला। वो आकर मेरे पैरों में बैठ गई और अपने होंठ मेरे पैरों पे रखे ही थे कि मेरी आंख खिली। मैं फौरन इसकी तरफ देखा, इसे उठाकर अपने पास बिठाया। इसने कहा खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दे, अगर आपको मुझे तलाक देनी है तो प्लीज ये बात मेरे घर वालों को नहीं बताना। वो बोले चले जा रही थी, वो सांस कम और बोली जा रही और मैं इसको कह रहा था आराम से, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। वो बहुत डरी हुई थी। मैं अस्पताल से निकलने लगा तो वो कांप रही थी डर से। इसे लग रहा था पता नहीं मैं इसे मारूंगा, इज़्ज़त दूंगा। वो कहती आपको अपने अम्मा अबू की किस्म, बस मेरी एक बार बात सुन ले। मैंने कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी एक किया 1000 सुन लूंगा, बस तुम पर सुकून हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। इसे मैं अस्पताल से बाहर लाकर एक जगह से शेक पिलाया। उसके अंदर जान आई जैसे, पर वो लरज रही थी बहुत ज्यादा। मुझे खौफ हो रहा था। इसे देखकर सर्दी नहीं थी पर उसका जिस्म ऐसे ठंडा पड़ रहा था और उसके दांतों की आवाज तक मुझे आ रही थी। मैंने इसे कहा डांसेस लग रही, कहती नहीं, बस अब मेरी बात सुने। मैंने कहा होटल चुल्लू में वादी करता हूँ, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। कुछ इत्मीनान के बाद कहती मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। मैं होटल के रूम में आ गया। जैसे मैंने रूम लॉक किया वो मेरे पैरों में फिर से सर रख कर रोने लगी। मैंने इसको बहुत प्यार से उठाकर बेड पर बिठाया और इसे कहा तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है।
तुमने कुछ नहीं किया। ये पुलिस वालों को जो लोगों ने कहा उन्होंने यकीन कर लिया। मुझे अपनी बीवी पे पूरा यकीन है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। एक हुजूम उठकर आपके किरदार पे उंगली उठा देगा तो मैं यकीन कर लूंगा वो कोई सबूत देते ये लड़का चोरी की गरज से आया होगा, और उसको जब पकड़े जाने का डर हुआ तो इसने तुम पे हमला किया है या नहीं ये तुम्हें पता होगा। मुझे तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं। उसके अंदर एकदम से जान आई और कहने लगी, शुक्र है आप मुझसे नफरत नहीं करने लगी। मुझे लग रहा था लोगों की बातें सुनकर आप मुझे छोड़ ना दें। मैं जानता सब कुछ था, पर मैं उसके पांव पड़ जाने पे इसे इसकी नजरों में गिराकर इसको सारी जिंदगी इस गुनाह की सजा नहीं देना चाहता था। वो सारी जिंदगी मरकर गुजार देती। मैंने इसको ये सब इसलिए कहा कि इसे लगे कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कुछ दिखाया नहीं गया, और मैं इसके साथ इसलिए हूँ कि मुझे इस पे यकीन है और मैं इससे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, मैं यही सब जाहिर कर रहा था और मैं चंद दिन बाद होटल छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और पहले वाले घर से सामान भी उठा लिया था। मेरे अंदर लोगों की नजरों और उनकी बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन बाद मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया और मेरी बीवी कॉल पे बात कर रही थी। सहमे पर आवाज दरूजी तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास खड़ा जो बातें सुन रहा था वो कुछ यूं थी। वो अपनी किसी दोस्त को बता रही थी कि सब कुछ जो वो कह रही थी, यहाँ बहुत तमाशा हुआ और मोहल्ले को छोड़ना पड़ा हमें, अब हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। मेरे शौहर की बेवकूफ़ी ये है कि इसने सब लोगों को की बातों को नजरअंदाज कर दिया, और शुक्र थाने वालों ने इसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, इसलिए इसने साहिर को चूर आवारा समझकर उस केस को खत्म कर दिया और बदनामी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन मजीद बड़े केस बने। इसने पैसे देकर बात खत्म कर दी। वो कह रहा था कि इसे मुझ पे बहुत यकीन है, सच में हलाल हलाल ही होता है, मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया। शुक्र है इस बात का नहीं पता कि मैं भी इस गुनाह में बराबर की शरीक। वो पूरी दुनिया से लड़ा सिर्फ इसलिए कि इसे मुझ पे यकीन है। बस इस दिन शायद अगर वो पहले बात न करता तो आज मैं इससे नजरें न मिला पाती। मुझे लगा था कि इसने सब कुछ देख लिया है, पर इसे कुछ दिखाया नहीं गया और उसने किसी की बात पे यकीन नहीं किया। सच में बाल बाल बच गई, नहीं तो मैं जितना डरी थी कि कहां से शुरू करूं, कैसे इसे सब बताऊं। इसने अगर मेरे घर वालों को बता दिया तो क्या होगा, तलाक दे देता बदकिरदार बोलकर। ये सब डर खौफ मेरे दिल में था। अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया। इसके अंधे यकीन ने मेरा घर बचाया। मैं अपनी नजरों में बहुत शर्मिंदा हूँ, पर वो मुझे इस नजर से देखता है और कभी महसूस भी नहीं हुआ कि इसे कोई शक है। मैं जब भी अपनी गलती की मुआफी मांगती हूँ तो वो पास बैठकर मेरे हाथ पकड़कर कहता है, यार क्या हो गया है आपको, क्यों ऐसा सोचती है, मुझे आप पे यकीन है, ये लोग मानी नहीं रखते, इसलिए मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं। आपके किरदार पे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी मुझे आप पे यकीन है। आप मुआफी मांगने से पहले सोच लिया करें कि मैं इस सारे वाकये के बाद भी आपके साथ हूँ और आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कोई शक नहीं आपके किरदार पे। वो घर इसलिए छोड़ा ताकि वहाँ रहकर लोगों की फजूल बातें आपको ना सुननी पड़ी। जब आपका इसमें कोई कसूर नहीं तो मुआफी कैसे? मुझे अपने शौहर की उन बातों से अपनी किस्मत पे रश्क भी होता और इस गुनाह का, इस धोखे का एहसास भी होता जो मैंने उनसे किया। मैं मुआफी इसलिए मांगती थी कि वो कह दे मैंने मुआफ किया तो मुझे अल्लाह भी मुआफ कर दे। अल्लाह जानता इसने जो मेरा पर्दा रख लिया है, मैं नहीं चाहती वो इस पे जाहिर हो, इसका यकीन कायम रहे। मैंने बहुत बुरा किया उसके साथ, अब तो मुझे मेरे शौहर से शदीद तरीन मोहब्बत है, बस इसे बता नहीं पाती, वो तो जान वारते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो दरवाजे के पास आ रही है। मैं थोड़ा पीछे हटा। मुझे लगा था वो दरवाजे के पास आ रही, पर वो नहीं आई, ना ही दरवाजा खुला। मैं थोड़ी दूर से देख रहा था दरवाजे को। फिर मैंने कुछ मिनट्स के बाद दरवाजा बजाया और अंदर वो मुझे देखकर बहुत खुश थी। मैंने कहा खैर है, आज चेहरे पर मुस्कुराहट है। कहने लगी कुछ नहीं, आप आज जल्दी आ गए, अच्छा है, हम बाहर चलेंगे शाम को। मैंने कहा जो हुक्म, मेरी जान पर अभी भूख लग रही है, अगर कुछ बना है तो ले आओ, नहीं तो ऑर्डर कर ले। वो कहने लगी कि सालन बने वाला है, आप चेंज करें, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने कहा अभी मैं कुछ थका हूँ, मैं कमरे में लेटने लगा हूँ, खाना बन जाए तो कमरे में ले आना।
اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ نہ بہت پرسکون تھی اور میں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور مجھے بہت پیار آ رہا تھا اس پہ۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دل کہہ رہا تھا جیسے میں نے اسے جیت لیا ہے۔ اس نے جیسے مجھے دیکھا تو اشارہ کیا۔ میں بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی ریسپانس نہیں کیا۔ وہ باہر میرے پاس آئی، کہنے لگی کیا بات ہے، آپ اتنے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔